हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास पिक्चर का लेसन 4 जिसका नाम क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। आज हम समझेंगे कि ये जो सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है वो है क्या। सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले हमें जो संख्या पद्धति होती है नंबर सिस्टम उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि संख्या पद्धति क्या होती है। फिर इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, संख्या पद्धति में पहला जो नंबर सिस्टम है वो क्या है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। कोई भी संख्या जिसका हम प्रयोग किसी भी वस्तु के लिए गिनने में करते हैं, किसी भी वस्तु को गिनने में अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो संख्या क्या कहलाएगी, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। क्या अगर हम बात कर लेते हैं कि जो जीरो है तो क्या वो हम किसी भी संख्या का को गिनने के लिए उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल नहीं करते हैं। क्या हम कभी कहे हैं कि यहाँ पर एक जीरो ट्रक खड़ा हुआ है या नहीं है? वहां पर नहीं है ट्रक तो हम कहेंगे कि नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं कि जीरो ट्रक खड़ा हुआ है क्योंकि वो है ही नहीं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से शुरू होगी? एक से बच्चों और अनंत तक जाएगी। तो ये रही हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होगी? एक से। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? एक है। लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या है वो हमारे डिफाइन नहीं है, जैसे हम प्लस करते जाएंगे वो बढ़ती जाएगी। तो कोई भी संख्या जिसका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसका दूसरा सिस्टम नंबर सिस्टम है होल नंबर, पूर्ण संख्या। अगर जो प्राकृतिक संख्या है जो एक से शुरू हो रही है, अगर हम उसमें क्या जोड़ दें? जीरो को भी शामिल कर दें इसी समूह में, इस समूह में संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये जो नया संख्या समूह बनने वाला है वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? जीरो से। 0 1 2 3 देखो बच्चों यहां पर क्या दिख रहा है हमें कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जीरो है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्या है वो यहां से शुरू हो रही है। कहां से? यहां से। तो ये तो पूरी प्राकृतिक संख्या वाली पूर्ण संख्या में शामिल है, अर्थात प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। तीसरा है इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या। अब हम यहां पे बात करने वाले हैं कि कोई भी संख्या नेगेटिव वाली हो, ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, वो क्या कहलाएगी? पूरी की पूरी पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अर्थात पूर्ण संख्याओं के समूह में अगर प्रत्येक ऋणात्मक संख्या को हम शामिल कर दें, किसमें? प्रत्येक पूर्ण संख्या में सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल कर देते हैं तो जो बनने वाला समूह होगा, जो संख्याओं का समूह बनेगा वो क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है बच्चों, पूर्णांक संख्या जीरो के राइट साइड में भी होता है। ये राइट साइड में कैसी संख्याएं होंगी? धनात्मक संख्याएं होंगी। ठीक है, और लेफ्ट साइड में ऋणात्मक संख्याएं होंगी।
ठीक है बच्चों, तो ये जो समूह बनेगा जिसमें प्रत्येक पूर्ण संख्या शामिल होगा, प्रत्येक ऋणात्मक संख्याएं शामिल होंगी, ऐसा समूह, संख्याओं का समूह जो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। अब एक और बात यहाँ पर कि जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में प्रत्येक पूर्ण संख्या शामिल होगी। ये देखो, 0 से शुरू हो रहा है पूर्ण संख्या और 0 से पूर्णांक भी, तो कोई भी पूर्णांक संख्या हो वो कोई भी पूर्ण संख्या हो वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या भी पूर्णांक संख्या कहलाएगी, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। प्रत्येक पूर्णांक संख्या न तो पूर्ण संख्या कहलाएगी न तो प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। अर्थात इन तीनों में से जो संख्याओं का सबसे बड़ा समूह होगा वो क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। सबसे छोटा क्या होगा, प्राकृतिक, दूसरा पूर्ण, फिर तीसरा पूर्णांक। अब जो अगला हमारा है परिमेय संख्याओं का समूह। क्या, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा जो हर q है वो शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू शून्य होना चाहिए। और जो p और q हम कहां से उठाएंगे, प्राकृतिक संख्या से नहीं, पूर्ण संख्या से नहीं, पूर्णांक संख्या से उठाएंगे। जो p भी होगा वो भी पूर्णांक संख्या का होगा और जो q होगा वो भी पूर्णांक संख्या का होगा। लेकिन अब देखो, q की बात करता है कि यहाँ पर तो पूर्णांक संख्या में शून्य भी है, लेकिन वहां पे जो स्पेशल डेफिनेशन है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, वहां पे इंडिकेट कर दिया है कि जो q होगा वो हमारा शून्य के बराबर नहीं होगा। तो p बटे q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन q क्या होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। और p q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। किसका आगे होने चाहिए, इंटीजर से, यही से उठाए होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। एग्जांपल के लिए लिख लेते हैं -3/2 -5/-3 0/5 0/-17। इस तरह की संख्याएं जो भी होंगी वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। अब देख लो बच्चों, यहाँ पर जो 0/5 है, 0/5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, शून्य, अर्थात शून्य एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर बोला गया था, जो स्पेशल स्टैंडर्ड डेफिनेशन था इसका, तो कहता है कि क्यों हमारा शून्य नहीं होना चाहिए, क्या नहीं शून्य होना चाहिए, क्यों, अर्थात हमारा जो अंश है मतलब p है वो शून्य हो सकता है। फिर पांचवा इसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होगा कि कोई भी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। किस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में, जैसे √2 √3 √5 पाई, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्या है। क्यों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम √4 ले लें, √4 ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 × 2 का एक जोड़ा बनता है और जोड़े में से 2 निकल आता है, तो क्या कहलाएगा, ये एक परिमेय संख्या होगी। अगर कोई भी संख्या है उसका हर नहीं दिया गया है, हर हम क्या मानेंगे कि उसका 1 है, अर्थात √4 √4 √9 √16 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, जैसे कि 4 हो गया,
1 हो गया, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सारे की सारी संख्याएं क्या हैं, एक परिमेय संख्या है। अब इनके इन सभी संख्याओं का जो समूह बनता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याओं का समूह, जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल होती है, अपरिमेय भी संख्या शामिल होती है। तो इन सभी संख्याओं के बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखेंगे कि ये सम्मिश्र संख्याएं क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, इनका जो नाम हमने बताया, हमने सीखा, वो सम्मिश्र संख्याओं का कहीं उल्लेख ही नहीं है। तो आइए देखते हैं इन सभी संख्याओं का अगर वर्ग निकालें तो क्या आएगा, धनात्मक वर्ग आएगा। जैसे कि हमने ले लिया p स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। हमने क्या ले लिया, p स्क्वायर इक्वल टू 3 ले लिया। तो अब हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं। p स्क्वायर बराबर -3, तो p बराबर क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब बताओ बच्चों, अभी तक हमने मान किसका पता है हमें, कि अगर हमारा रूट 3 है, रूट 4 है, रूट 5 है, इनका तो हम मान निकाल लेंगे, लेकिन रूट के अंदर अगर इस तरह का आ गया, -3 आ गया, अंडर रूट -4 आ गया, अंडर रूट -5 आ गया, कुछ इस तरह के एग्जांपल्स हैं, तो हम इनको कैसे याद करेंगे। तो एक ग्रीक गणितज्ञ यूलर थे, उन्होंने बताया कि अंडर रूट -1 बराबर क्या मानेंगे, आयोटा, और इसको किसने दिया, ग्रीक गणितज्ञ यूलर ने बताया कि अगर अंडर रूट -1 बराबर क्या हो जाए, आयोटा हो जाए, ये कहाँ का शब्द है, ग्रीक शब्द है, तो हमारा ये जो है अंडर रूट -3, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से उन्होंने जब बताया कि अंडर रूट -1 बराबर हम क्या ले सकते हैं, आयोटा ले सकते हैं, तब p बराबर क्या हो गया बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट -1 इंटू 3 हो गया। तो अंडर रूट -1 बराबर क्या दे दिया गया, आयोटा, तो अब आगे आ गया प्लस माइनस √3 आयोटा। इस तरह की संख्याओं को कोई भी संख्या जिसका कोई भी नेगेटिव संख्या जिसका हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना हो, वर्गमूल ज्ञात करना हो, तब हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, सम्मिश्र संख्या की। और ये आयोटा, जिसमें आयोटा लगा रहेगा, वो कैसी संख्या होगी, सम्मिश्र संख्याएं होंगी। जो हमने संख्या पद्धति पढ़ा है, उस इस तरह की संख्याओं का कहीं भी उल्लेख नहीं है, ठीक है बच्चों, कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए इनका अगर इस तरह की संख्याएं हमें मिल जाती है, तो फिर इन तरह की संख्याओं के लिए ही इनका जन्म हुआ है, किसका, आयोटा का। अब हम पढ़ेंगे कि जो सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या को हम a प्लस आयोटा के रूप में, कोई भी संख्या अगर a प्लस आयोटा के रूप में है, a प्लस आयोटा b के रूप में, कोई भी सम्मिश्र संख्या या कोई भी संख्या a प्लस आयोटा b प्लस आयोटा b के रूप में है, तो हम क्या कहेंगे, उसे सम्मिश्र संख्या कहेंगे। इस फॉर्म में कोई भी संख्या हो तो हम क्या कहेंगे कि वो संख्या क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है या सम्मिश्र संख्या है, जहां पर a और b वास्तविक a और b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ये जो a है ये क्या कहलाएगा, वास्तविक भाग, तथा ये वाला
जिसमें आयोटा होगा वो क्या होगा, अविकल्पित भाग होगा, और ये जिसमें आयोटा नहीं होगा वो क्या होगा, वास्तविक भाग होगा। यदि a प्लस आयोटा b में यदि a बराबर शून्य हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, a बराबर शून्य हो जाए, अगर हम यहां पर क्या रख दें शून्य, तो फिर हमें तो शुद्ध अविकल्पित संख्या मिलती है। लेकिन अगर हम b बराबर शून्य रख दें तो शुद्ध वास्तविक संख्या मिलती है। क्या मिलती है, शुद्ध वास्तविक संख्या। क्या मिलती है, फिर शुद्ध वास्तविक संख्या मिलती है। अगर कब, जब a बराबर शून्य हम रख देते हैं तो शुद्ध अधिकल्पित, क्योंकि सिर्फ क्या बचेगा, आयोटा b में बचेगा, और अगर हम b बराबर शून्य रख देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ a मिलेगा, जो कि शुद्ध वास्तविक संख्या। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं कि क्रमिक युग्म क्या होते हैं इनका। ऑर्डर्ड पेयर, क्रमिक युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी वास्तविक संख्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है a प्लस आयोटा b, है ना, इसका जो ऑर्डर पेयर होगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a b। अगर इस तरह इस फॉर्म में कोई भी वास्तविक संख्या लिखी हुई है, इस फॉर्म में a b ऑर्डर पेयर के रूप में, हम इसको क्या मानेंगे, a प्लस आयोटा b लिखा हुआ है। अब अगर माइनस a प्लस आयोटा b लिखा है तो इसका क्या फॉर्म होगा, माइनस a और b। ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है माइनस, अगर ये कह दे कि ये कोई सम्मिश्र संख्या का जो रूप होता है उसमें ये जो ऑर्डर पेयर है इसके सम्मिश्र संख्या का रूप लिखो, तो फिर ये होगा माइनस a माइनस आयोटा b, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस b हो जाएगा। a माइनस आयोटा b हो तो a माइनस b कहलाएगा। ये ऑर्डर पेयर है बच्चों, कि अगर कह दे कि इसको सम्मिश्र संख्या के फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा उसका सम्मिश्र संख्या फॉर्म, a माइनस आयोटा b। आप देखते हैं बच्चों क्रमिक युग्म के बाद जो सम्मिश्र संख्या है, दो उनकी प्रॉपर्टीज हैं कि कोई भी शून्य सम्मिश्र संख्या, कोई भी शून्य सम्मिश्र संख्या देखते हैं, पहला है सम्मिश्र संख्या के गुण, कि कोई भी सम्मिश्र संख्या अगर शून्य सम्मिश्र संख्या है, कैसी सम्मिश्र संख्या है, शून्य, अर्थात a प्लस आयोटा b बराबर शून्य, ये क्या है, शून्य सम्मिश्र संख्या है। तो यहां पर ये तभी संभव है जब a बराबर शून्य हो और b बराबर शून्य हो, अलग अलग शून्य हो, a भी शून्य है होना चाहिए और b भी शून्य होना चाहिए, तभी ये हमारी सम्मिश्र संख्या शून्य सम्मिश्र संख्या कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि हमारे a बराबर शून्य हो जाए और b बराबर कुछ दूसरा अंक रखा है तो ये शून्य सम्मिश्र संख्या होगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस सम्मिश्र संख्या को शून्य सम्मिश्र संख्या होने के a और b दोनों का अलग अलग शून्य होना जरूरी है। दूसरा गुण है कि अगर दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं, दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर है, क्या है, दो सम्मिश्र संख्या दी गई हैं और दोनों सम्मिश्र संख्या क्या है, बराबर है, इस तरह से a प्लस आयोटा b बराबर p प्लस आयोटा q, दो सम्मिश्र बराबर, दो समान सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो इनके जो वास्तविक भाग हैं, क्या है, वास्तविक भाग,
ए बराबर पी। वास्तविक भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, और अधिकल्पित भाग भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बी बराबर क्यू होगा। ठीक है बच्चों, दो गुण थे हमारे, क्या थे कि कोई भी शून्य सदस्य संख्या है तो उसका जो ए है शुद्ध वास्तविक भाग भी शून्य होना चाहिए, और जो अधिकल्पित भाग है बी वो भी हमारा क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और दूसरा गुण था कि कोई भी दो समिश्र संख्याएं अगर समान हैं तो उनके वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग बराबर होंगे। अब समिश्र संख्याओं के योग के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, समिश्र संख्याओं का योग। कि दो समिश्र संख्याएं दी जाए, दो समिश्र संख्याएं दी जाए तो उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं कि z बराबर a प्लस आयोटा b। ये भी ध्यान में रखें बच्चों कि जो समिश्र संख्या है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, z से। किससे, z से। तो यहाँ पर हमारा z1 कितना हो गया, a प्लस आयोटा b, मतलब पहली समिश्र संख्या z1 बराबर a धन आयोटा b आ गया है, ले लिया हमने। और z2 a प्लस, यहाँ पर लिख सकते हैं p प्लस आयोटा क्यों। दो समिश्र संख्याएं हो गई, समिश्र संख्याओं को हम किससे डिनोट करेंगे, z से। दो समिश्र संख्याएं लेनी थी तो हमने क्या नाम रख दिया, z1 और z2। अब देखते हैं बच्चों, या अगर z1 प्लस z2 करना, z1 प्लस z2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस आयोटा b प्लस p प्लस आयोटा q। तो जो इनके वास्तविक भाग है, क्या है, वास्तविक भाग है, तो उनको जोड़ देते हैं पहले, प्लस आयोटा b प्लस आयोटा q। तो a प्लस p प्लस आयोटा b प्लस q। तो इस तरह से दो समिश्र संख्याओं का योग होगा। अब समिश्र संख्याओं के योग के गुण हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, गुण। समिश्र संख्याओं के योग के गुण। पहला गुण होता है सम्रक नियम। क्या होता है, सम्रक नियम, कि दो समिश्र संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, क्या कर दें, दो समिश्र संख्याओं को जोड़ दें तो हमें एक समिश्र संख्या मिलती है। जैसे देख लो यहाँ पर बच्चों, हमने दो समिश्र संख्याओं को जोड़ा है तो हमें क्या मिल गया है, एक समिश्र संख्या मिल गई है। अर्थात समिश्र संख्याओं का जो योग होगा वो है सम्रक नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या था, सम्रक नियम। सम्रक नियम अर्थात क्लोजर प्रॉपर्टी जो होती है, क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर एडिशन। किसके प्रति, समिश्र संख्याओं के का योग के गुण, किसके, योग के गुण। तो जो सम्रक नियम होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो समिश्र संख्याओं का योग फॉलो करता है। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां पर क्रम विनिमय भी नियम का पालन करता है। अर्थात यहां पर क्या हो गया, z1 प्लस z2 एक समिश्र संख्या मिलती है। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है बच्चों, कि अगर इनका क्रम बदल दे, z1 प्लस z2 करें या z2 प्लस z1 करें तो दोनों का जोड़ जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तीसरा नियम है, ये दोनों नियम समिश्र संख्याओं का जो योग होता है वो पालन करता है। तो तीसरा नियम है बच्चों
सहचर नियम। सहचर नियम में क्या होता है कि अगर तीन समिश्र संख्याएं, सहचर नियम को प्रूव करने के लिए हमें कम से कम कितनी समिश्र संख्याओं की जरूरत होती है? तीन। तो Z1 Z2 Z3 तीन हमारी समिश्र संख्याएं हो गई। तो इसका नियम क्या कहता है कि अगर हम Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 कर दें, क्या कहता है कि पहले हम Z2 और Z3 को जोड़ दें, फिर हम Z1 को जोड़ें, तो हमें उतना ही प्राप्त होगा जितना हम Z1 प्लस Z2 को पहले जोड़ दें, फिर हम Z3 को जोड़ें। तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो समिश्र संख्याओं का जो योग का नियम है वो सहचर नियम का भी पालन करता है। पहला नियम क्या था? समरक नियम का पालन करता है, दूसरा क्रमविनिमय नियम का पालन करता है, और तीसरा सहचर्य नियम का पालन करता है। बच्चों, अब जो समिश्र संख्या का चौथा नियम है वो क्या है? योज्य तत्समक है। अर्थात योज्य तत्समक का मतलब होता है कि कोई भी समिश्र संख्या है, कोई भी हमारे पास समिश्र संख्या है, उस समिश्र संख्या में क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दे, वही समिश्र संख्या में वापस मिल जाए। जैसे कि हमारा प्राकृतिक संख्या में हमने योज्य तत्समक पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो है, जैसे कि दो, तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि पुनः हमें दो ही मिल जाए। तो दो का योज्य तत्समक क्या हुआ करता था? शून्य हुआ करता था। तो उसी तरह समिश्र संख्या में योज्य तत्समक किसी भी समिश्र संख्या का कौन सा संख्या होगा? शून्य समिश्र संख्या होगा। जैसे Z1 हमारा क्या हो गया? a प्लस आयोटा b। तो इस समिश्र संख्या का जो योज्य तत्समक होगा वो कौन सी समिश्र संख्या होगी? शून्य समिश्र संख्या। Z2 बराबर 0 प्लस आयोटा 0। तो ये जो है Z1 का योज्य तत्समक क्या हो जाएगा? शून्य समिश्र संख्या। अर्थात Z1 प्लस Z2 बराबर क्या मिलने वाला है? a प्लस आयोटा b प्लस 0 प्लस आयोटा 0 बराबर a प्लस आयोटा b। देखो बच्चों कि शून्य समिश्र संख्या को जोड़ने पर हमारे योज्य तत्समक में कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, मतलब हमें वही नंबर्स मिल जाते हैं। तो किसी भी समिश्र संख्या का योज्य तत्समक कौन सी समिश्र संख्या होगी? शून्य समिश्र संख्या। किसी भी समिश्र संख्या का योग्य तत्समक शून्य समिश्र संख्या होगी। अगला है पांचवा, योज्य प्रतिलोम। हमारे पास एक समिश्र संख्या Z1 है, कोई भी समिश्र संख्या, जैसे कि अब हम प्राकृतिक संख्या में चले जाते हैं। प्राकृतिक संख्या जैसे हमने 5 उठा लिया, क्या ले लिया? 5। अब 5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों? कि हम 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि हमें योज्य तत्समक मिल जाए। योज्य तत्समक क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य होगा। तो 5 में अगर हम -5 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? शून्य मिल जाता है। उसी तरह हमारा जो Z1 है, Z1 का मान हमने ले लिया कि a प्लस आयोटा b है। इसमें हम कौन सी समिश्र संख्या जोड़ दें कि उसका रिजल्ट क्या हो जाए? हमें शून्य समिश्र संख्या मिल जाए। अर्थात अगर Z2 ले लेते हैं तो क्या हो जाए? -a माइनस आयोटा b, या Z1 को ही हम कर देते हैं -Z1 बराबर -Z1 ही अगर हम ले लेते हैं कि हमारी जो समिश्र संख्या है वो ये हो जाए, और अगर हम -Z1 को इसमें जोड़ दें तो क्या मिलेगा? हमें शून्य समिश्र संख्या मिल जाएगी। तो Z1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -Z1 हो जाएगा। अर्थात Z1 बराबर a प्लस आयोटा b, तो -Z1 बराबर -a माइनस आयोटा b। इन दोनों को जोड़ दें, Z1 प्लस -Z2 बराबर a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b। तो माइनस आयोटा प्लस आयोटा और a और e, तो क्या मिलेगा हमें बच्चे? शून्य समिश्र संख्या मिल गई। तो किसी भी
सम्मिश्र संख्या का योजित प्रतिलोम क्या हो जाएगा, वही संख्या का माइनस फॉर्म। तो हमें क्या मिलना चाहिए, योजित प्रतिलोम में हमें एक ऐसी सम्मिश्र संख्या ढूंढनी होती है कि हम सम्मिश्र संख्या में जोड़ दें तो वो क्या हो जाए, शून्य सम्मिश्र संख्या हो जाए। और योजित प्रतिलोम में कि अगर कोई सम्मिश्र संख्या उसमें हम क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि वही हमारी सम्मिश्र संख्या बनी रहे। लेकिन योजित प्रतिलोम में क्या होता है कि सम्मिश्र संख्या में हम कौन सी सम्मिश्र संख्या जोड़ दें, कौन सी सम्मिश्र संख्या जोड़ दें कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, शून्य सम्मिश्र संख्या हो जाए। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है अपना। ये थे 5 नियम, क्या थे, 5 नियम थे किसी भी सम्मिश्र संख्या के योग के अनुसार। यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि अगर Z1 है, Z1 का योज्य प्रतिलोम कौन है, Z2 अगर हम मान लेते हैं, Z1 का योज्य प्रतिलोम कौन हो गया, Z2, तो फिर Z2 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा बच्चों, Z1 हो जाएगा। क्या हमने बोला कि अगर Z1 का योज्य प्रतिलोम क्या है, Z2 है, तो Z2 का भी योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, Z1 हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, पहला का दूसरा अगर योज्य प्रतिलोम है तो दूसरे का पहला भी योज्य प्रतिलोम होगा। धन्यवाद।